नमस्कार। मुंबई का किंग कौन? जी, एक ऐसा सवाल है जो है तो फिल्मी डायलॉग के तौर पर, लेकिन बीएमसी में कहते हैं कि जिसने कब्जा कर लिया वो किंग हो जाता है। तो इस किंग का मतलब क्या है और इस किंग के मायने राजनीतिक तौर पर क्या होंगे, हम पहले बतलाएं कि एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने निकल कर आए हैं। उससे पहले राजदीप जी, बहुत दिन मुंबई में रहे आप, और मेरे ख्याल से जब आप रहते थे तब भी शिवसेना का ही वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन 4 साल को छोड़ के 92 और 96 के बीच कांग्रेस का मेयर था। वो एक 4 साल थे जब बीजेपी और शिवसेना अलग लड़ी थी वो चुनाव, और तब उसका पूरा फायदा उठाया कांग्रेस ने और कांग्रेस का मेयर बना था। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, 85 से लेकर तो शिवसेना का एक बात बताइए, जिस पीरियड में मेयर कांग्रेस का था उस पीरियड में शिवसेना की सरकार बनी थी वहां पे, शिवसेना और बीजेपी 95 में बनी थी। 95 में, और वो भी 92-93 के दंगों के बाद शिवसेना का जो एक तरह से एक नया एक जोश आई शिवसेना और भाजपा दोनों में, महाराष्ट्र में वो दंगों के बाद आई और 95 के चुनाव में उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन मुंबई का जहां तक सवाल है, लगातार 85 से ये 4 साल छोड़कर शिवसेना का एक तरह से दबदबा रहा है। इसीलिए ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि मुझे लगता है पहली बार 92 के बाद शिवसेना को कोई खुलेआम टक्कर दे रहा है, और वो भी भाजपा। अगर ये हमारा जो पोल है वो सही है, मतलब है कि आज की तारीख में सरकार भी बीजेपी शिवसेना की, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी विपक्ष में रहेगा वो भी बीजेपी शिवसेना में से एक रहेगा। यानी पूरी तरह से लगता है ये कांग्रेस एनसीपी जो है वो एक तरह से, खास करके कांग्रेस आज मुंबई में कमजोर पड़ रही है अगर ये चुनाव सही निकला तो हम अब दिखाएं। उससे पहले एक सवाल का जवाब और है। बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो तमाम कद्दावर नेताओं की फहरिस्त एक वक्त में प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, गडकरी तक आइए, उम्र दराज से हटकर फडणवीस, उम्र के लिहाज से छोटे, अनुभव राजनीतिक तौर पर पहला अनुभव सीएम का ही, उससे पहले विपक्ष के नेता के तौर पर, दोनों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ने एक तरह से ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाई है। हर पोस्टर पे या तो देवेंद्र फडणवीस का चेहरा होता है या उद्धव ठाकरे का, और मुझे लगता है बहुत सालों बाद बीजेपी का कोई एकमेव चेहरा एक तरह से इस तरह से महाराष्ट्र में आया है। शायद पहली बार कि एक व्यक्ति को लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना में तो हुआ करता था बाल ठाकरे के नाम पर बीजेपी में नहीं होता था। और फडणवीस ने एक बड़ा रिस्क लिया है कि मैं दिखाऊंगा कि मैं पूरे महाराष्ट्र का नेता बन सकता हूं। ये उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, जो अभी तक ये बात हजम नहीं कर पाए हैं कि 2014 के चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली और शिवसेना जूनियर पार्टनर बन गया है, वो एक तरह से बदला लेना चाहते, दिखाना चाहते कि मुंबई का किंग अभी तक शिवसेना है। तो दोनों के लिए ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। इसलिए बड़ी तू मैं हो गई, एक बिटरनेस, एक कड़वाहट आ गई है ये कैंपेन में। इन दोनों जो हिंदुत्व अलायंस में एक तरह से कड़वाहट भी आ गई है इस चुनाव में। साहिल, हम दिखाएं एग्जिट पोल के तमाम अनुमान। उससे पहले एक सवाल आपसे, क्योंकि फडणवीस खुद नागपुर के हैं, विदर्भ, और कहते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो पश्चिम महाराष्ट्र का नहीं, मराठवाड़ा का नहीं, वो भी विदर्भ से आकर बीएमसी में अपने चेहरे और अपने कहे तो अपने संगठन, अपनी पार्टी, इस लिहाज से अगर असरकारक है तो इसके मतलब क्या है आने वाले वक्त में? देखिए, इसके कई सारे मतलब निकलते हैं। एक तो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि पश्चिम महाराष्ट्र से ना होते हुए भी विदर्भ से एक मुख्यमंत्री है, और उसके साथ ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, जो महाराष्ट्र में एक अनएक्सेप्टेबल चीज हुआ करती थी कि ब्राह्मण महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन रहा है, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के में जो नहीं है वो मुख्यमंत्री बन रहा है। एक ऐसा चेहरा कि जो भारतीय जनता पार्टी में भी एक सीनियर चेहरा नहीं था, उसके बावजूद भी उसको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और कम समय में अपॉइंटेड मुख्यमंत्री उनको कहा जाता था, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, लोगों से चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं माने जाते थे देवेंद्र फडणवीस। उसके बावजूद भी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इतना बड़ा रिस्क लेना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर इस्तेमाल नहीं की गई जब बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई में, जिसका जिक्र राजदीप कर रहे थे। केवल देवेंद्र फडणवीस का चेहरा, और उस पे नीचे लिखा होता था कि ये मेरा, ये मेरे, मैं आपको शब्द दे रहा हूं, मैं आपको जुबान दे रहा हूं कि ये काम मैं करूंगा।
इस तरीके की कैंपेन जो 2014 में हमने नरेंद्र मोदी के नाम पर देखी थी, लोकसभा चुनाव के समय पे, विधानसभा चुनाव के समय पे, उसी तरीके की कैंपेन देवेंद्र फडणवीस के नाम पर महानगर पालिका के चुनाव में होती है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सीटें 35 से लेकर जो एग्जिट पोल के नतीजे हम दिखाएंगे उसके मुताबिक अगर हो जाती है तो ये देवेंद्र फडणवीस के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए खास करके एक बड़ी पहचान होगी कि एक कन्विक्शन अगर हम दिखा पाए तो एक नेतृत्व उभर सकता है। भले वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का ना हो, भले वो किसी एक महाराष्ट्र के किसी इलाके का ना हो, लेकिन एक शहरी जो 41% 41% मुंबई में महाराष्ट्र में शहरीकरण हो चुका है और ऐसे लोगों के लिए एक नेता महाराष्ट्र में पैदा हो रहा है, ये एक बड़ी बात होगी देवेंद्र फडणवीस के लिए। चलिए राजदीप, आपने चश्मा क्यों पहन लिया? मैंने चश्मा पहन लिया क्योंकि मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति को अब अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। ऐसी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि एक जमाने में ये कांग्रेस का गढ़ था, मुंबई नहीं लेकिन महाराष्ट्र शरद पवार का गढ़ था। ओके, आप पहने रहिएगा, हम थोड़ी धुंधला साफ करेंगे इसके आसपास। चलिए दिखाइए। महाराष्ट्र की सियासत के धुंधलापन है, हम जरा आपको दिखलाते हैं कि किस तरीके से बीएमसी के चुनाव में 227 सीट और आपके स्क्रीन पर जो अब उभर रहा है उसमें समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में ये वोट परसेंटेज है, शिवसेना को 32% वोट, ये एक अनुमान है जो एग्जिट पोल के जरिए निकल कर आया है, एक्सेस और इंडिया टुडे के जरिए किया गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी को भी 32% वोट, दोनों मिला दीजिए तो 64% वोट उसी के हिस्से में जिनकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। अब आइए दूसरी तरफ कांग्रेस के पक्ष में कितने, 16% वोट, और कांग्रेस के साथ एनसीपी खड़ी रहती है, उसके पास कितने वोट, तो वह देखिए 4%। ये एक स्थिति है, एक तरफ 64%, दूसरी तरफ 20%। अब इन्हें अगर आप इसमें आपको एमएनएस एक लेकर आते हैं, एमएनएस की स्थिति 8% वोट। अब अगर आप इन्हें तब्दील कर देते हैं सीटों में तो जरा कल्पना कीजिए शिवसेना और बीजेपी दोनों की सीटें कहां पहुंच जाएंगी। जी 86 से 92 सीट, हालांकि बहुमत के लिए कम है, 227 का मतलब बहुत साफ होता है कि आपको 114 तो चाहिए ही, और दूसरी तरफ बीजेपी 80 और 88, लेकिन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये 2/3 को भी पार कर गया। और उसके बाद कांग्रेस जिसके पास सीटें जो आ रही हैं वह 30 से 34 सीट, पिछली बार 50 से ज्यादा सीटें थी, 51 सीटें थी, इस बार 30 से 34 सीट पे आ रहे हैं। एनसीपी 3 से 6 सीट, यह भी कहां से चली थी कहां पहुंच गई इस झगड़े के चक्कर में जो बीजेपी और शिवसेना ने लड़ लिया। और एमएनएस जो लग रहा था धीरे धीरे एक वर्चस्व बना रही है, वो 5 से 7 सीट पर सिमट गई, जिसकी एक पहचान थी, 28 सीट जीती थी इसने। ये एक स्थिति बन रही है और इसमें अन्य के हिस्से में 2 साथ। हमको लगता है इसके साथ ठाणे का भी हिस्सा आपको दिखा दें, क्योंकि जब जब मुंबई का जिक्र होता है ठाणे का भी जिक्र होता है। ठाणे में वर्चस्व किसका है? शिवसेना। 62 से 70 सीट बहुत साफ तौर पर ठाणे में मतलब है वो अपने बूते उसकी वहीं पर चलेगी नगर पालिका में। और बीजेपी 26 से 33 सीट, बीजेपी वहां पर, वह भी झगड़े के बाद उसको भी लाभ वहां पर ठाणे में हो रहा है। और लेकिन इन सब का घाटा किसे हो रहा है? तो कांग्रेस महज 2 से 6 सीट। और कांग्रेस के बाद एक जिक्र और जरूरी है, एनसीपी का प्रभाव 29 से 34 सीट, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है एनसीपी के लिए, जो इस ठाणे में लिहाज से कहे तो कांग्रेस के बड़े भाई के तौर पर मौजूद है, बीएमसी में चाहे कम है, लेकिन एमएनएस यहां पर कुछ भी नहीं है, अन्य यहां पर कुछ भी नहीं है। हमारे साथ उधर से मेहमान जुड़े। राजदीप, अब एक सवाल इस चश्मे के साथ जी, क्या इतने दिनों का झगड़ा, इतने दिनों की तू मैं सीधे निशाने पर नरेंद्र मोदी, शिवसेना के निशाने पर, सामना को प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसने कहा यह इमरजेंसी, इस हद तक टकराव हो रहा है, क्या इसके बाद भी अगर दोनों साथ रहते हैं? देखिए ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता, ये जो अलायंस है, मुझे लगता है रहेगा, लेकिन कड़वाहट जो बड़ी है वो आसानी से कम नहीं होने वाली। ये इलेक्शन में जो भी हो, चुनाव के बाद अगर दोनों साथ आए, मुंबई म्यूनिसिपैलिटी पर उनका अलायंस हो, उनका समझौता हो, लेकिन जो पर्सनल लेवल पर मामला बड़ा है, जैसे किरीट सोमाया बीजेपी के जो एमपी हैं, वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के शेल कंपनीज हैं जिसमें उन्होंने पैसा डाला हुआ है, उद्धव ठाकरे पर कार्रवाई हो, उनको क्वेश्चन किया जाए। अब इस तरह की जो राजनीति बड़ी है
वो आप ओवरनाइट प्रसून जी केवल चुनाव जीत के, मुझे नहीं लगता कि ये कड़वाहट खत्म होगी। ये तो शुरुआत है। लड़ाई 2019 चुनाव की है। शिवसेना की नजर आज मुंबई के चुनाव पर है, लेकिन असली उनकी एक तरह से जो उनकी नजर जो है 2019 में जो महाराष्ट्र चुनाव होंगे, तब क्या यही स्थिति रहेगी? क्या इसी तरह से दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे? और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या दोनों साथ में जाएंगे, या तब भी उद्धव ठाकरे कहीं शरद पवार और विपक्ष के साथ जुड़ जाएंगे? ये सब बड़े सवाल हैं। आपको लगता है इन सब के लिए हम लोग को 11 मार्च का भी इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन बहरहाल हमारे साथ मुंबई से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमको लगता है संजय झा जी, सबसे पहले आपसे जवाब इसलिए क्योंकि बीजेपी और शिवसेना ने आपस में जितनी तल्खी दिखाई, मेरे ख्याल से कांग्रेस भी इस तरीके से कभी हमला ना शिवसेना पर कर पाई ना बीजेपी पर कर पाई। लेकिन चुनाव में एग्जिट पोल के जो अनुमान कह रहे हैं, उसमें तो आपके लिए इतने घाटे का सौदा ये झगड़ा हो गया कि कहीं आप टिक ही नहीं पा रहे हैं। संजय झा जी। नहीं, देखिए प्रसून जी, अभी 48 घंटे से कम में हम लोग को जो भी एक सरकारी तरफ से जो नतीजे होंगे औपचारिक तरीके से, उस पर हम बातचीत करेंगे। अब ज़्यादा वक्त के लिए इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो मैं अभी आपके एग्जिट पोल का इज्जत करता हूं, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि बम्बई के लोग बहुत ही जागरूक और बहुत ही, मैं समझता हूं कि जो कहते हैं कि समझदार हैं। और यहाँ पर मुंबई में लोगों ने देखा है। देखिए इस चुनावी जो जितने प्रचार हुए हैं, मैं मुंबई में रहता हूं, हर रोज शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को एक भारतीय गुंडा पार्टी कहा और उन्होंने अपने तरफ से उसके उदाहरण दिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लोग तो चोर है, मक्कार है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन इन दोनों की जो प्रेम कथा है, वो सब जानते थे कि एक राजनीतिक षड्यंत्र, वो हेडलाइन इनको मिल जाए ताकि मुद्दों पर बात न हो। मान लीजिए परंतु मुंबई के लोग ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार में इन दोनों का हाथ, अगर जनादेश आपके हक में, मेरा ये सोच की हम आप ही की बात को आगे बढ़ा के हमारे मुंबई के लोग आज उन्होंने इन दोनों पार्टी में वोट बांटे हैं, मैं उसको मानने के लिए पूरा तैयार नहीं हूं। अगर मैं दूसरा बात ये कहूंगा प्रसून जी की, देखिए मैं राजदीप को सुन रहा था, राजदीप यहाँ महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। अभी हम महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपने 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिखाए, यहाँ पर 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी चुनाव हुए हैं और जिला परिषद और ग्राम पंचायत को मत भूलिए, ज्यादा करके आवाम वहां पर है। तो जब ग्रामीण क्षेत्र और जितने शहर हैं, जब सबके वोट हम एक विस्तार से जिसके बारे में बात करेंगे परसों, तब मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक सफल हुई है और कांग्रेस पार्टी की चुनौती या मुकाबला कहां तक आगे बढ़ी है। लेकिन अब आप एक छोटा सा जवाब और दीजिए, चूंकि आपने जिक्र किया है। अब एक छोटा सा जवाब दीजिए, अगर जनादेश यही आता है जिसमें आपको घाटा हो रहा है, बीजेपी शिवसेना को लाभ हो रहा है, तो भी लोग जागरूक ही है ना, यही कहिएगा ना? हेलो, लोग जागरूक हैं तब भी यही कहिएगा ना आप, अगर आपके खिलाफ जनादेश जाता है तो। बीएमसी चुनाव और ठाणे के जो नगरपालिका चुनाव है, उसमें शिवसेना और बीजेपी को किस रूप में बढ़ा था, ये एक एग्जिट पोल में अनुमान है। हमारे साथ कृपाल तुमाने जी भी हैं, जो शिवसेना के सांसद हैं। कृपाल जी, एक बात जहन में, चूंकि आप रामटेक के सांसद हैं, मुख्यमंत्री जो है वो नागपुर से आते हैं, हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में मुंबई में रहते हुए एक नई स्थिति में बीजेपी ने अपने आप को खड़ा किया है और शिवसेना को वो चैलेंज कर रही है कि आपकी जो भी वर्चस्व थी और यह जमीन थी, वो जमीन अब आपकी नहीं रहेगी। क्या ये आप देख पा रहे हैं आने वाले वक्त में? क्या नहीं, बंबई की जनता बहुत अच्छी से जानती है, भलीभांति जानती है कि बंबई का रक्षण करना होगा, बंबई की जनता का रक्षण करना होगा, तो ये शिवसेना पार्टी कर सकती है, माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी कर सकते हैं। जो बंबई का आज तक का विकास हुआ है, ये विकास शिवसेना के द्वारा ही हुआ है। आज अभी पार्टी है, बीजेपी है, वो अपना प्रयास कर रही, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने विधानसभा के समय हमारे पीठ में खंजीर खुपसा था, समय के ऊपर में अलायंस तोड़ के, हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने 26 जनवरी को अलायंस तोड़ दिया और बता दिया कि हमें आपके साथ नहीं लड़ना है, क्योंकि बंबई में शिवसेना के बगैर कोई खड़ा हो नहीं सकता।
आपका एग्जिट पोल चाहे जो दिखाता होगा, लेकिन शिवसेना को यहाँ 112 से 115 के बीच में सीटें मिलने वाली हैं और बीजेपी 50 के ऊपर बढ़ नहीं सकती। ये आपको रिजल्ट के बाद दिखाई देगा, क्योंकि जनता का विश्वास है, सभी धर्मों का विश्वास है, सभी धर्मों की जनता ये बंबई में शिवसेना चाहती है और पूरे महाराष्ट्र में चाहती है। वैसे तो जो बाकी 26 जिला परिषद और 10 महानगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं, जिसका रिजल्ट परसों 10 बजे से आएगा, उसमें आप देखोगे कि नागपुर में भी कहीं आप ऐसा ना बोलेंगे प्रसून जी, आप नागपुर में रह चुके हैं, कि संघ बिल्डिंग के ऊपर में भी शिवसेना का भगवा फड़का हुआ आपको दिख सकता है, ये आपको परसों दिखेगा। ये जनता पूरी ग्रामीण की जनता, विशेषकर जिला परिषद में भी शिवसेना का ग्राफ काफी बड़ा हुआ आप देखोगे। ये बिल्कुल आपने अच्छा जिक्र किया, क्योंकि हमें 2014 का लोकसभा चुनाव याद आ गया। बीजेपी खिलाफ जा रही थी, आरएसएस समझा रहा था कि शिवसेना के साथ ही रही, हम लोग के विचार मिलते हैं। तो जिक्र मुंबई का किंग कौन का हो रहा है, लेकिन अब जिक्र को विस्तार दे रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी बातचीत में कृपाल तुमाने, जो रामटेक से सांसद हैं, उन्होंने कह दिया आने वाले वक्त में संघ के हेडक्वार्टर पर भी शिवसेना का झंडा आप देखेंगे। तो हमें लगता है, तो आइए जरा नागपुर की स्थिति क्या है यह पहले हम आपको दिखला देते हैं, उसके बाद संजू वर्मा जी बैठी हुई हैं, हम उनके पास चलेंगे, वो इंतजार कर रही हैं। 55% वोट बीजेपी को, ये नागपुर की स्थिति हम आपको दिखला रहे हैं, ये एग्जिट पोल का अनुमान है। और इसके अलावे कांग्रेस वहां पर 30% वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। शिवसेना, जिसे लग रहा है कि हेडक्वार्टर पे तिरंगा लहराएगा संघ के, उसे 2% वोट है। और एनसीपी 1% है। और इसके बाद वहां पर बीएसपी का लेकिन एक प्रभाव है 8%। लेकिन हर बार एक सवाल ये होता है, ये अन्य को जोड़ दिया गया है, सबको मिला दिया गया है, लेकिन बीएसपी वहां पर 8% है, लेकिन वह सीटों में कन्वर्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को एक लिहाज से आप कह सकते हैं सबका सुपड़ा साफ करते हुए 98 से 110 सीट बीजेपी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है नागपुर उनके लिए। कांग्रेस 35 से 41 सीट। और जिस शिवसेना का जिक्र हो रहा है, यहां पर शिवसेना सिर्फ 2 से 4 सीट नागपुर में, ये एक स्थिति बन रही है। और जो अन्य के हिस्से में आएंगे उसमें 4 से 7 सीट। इसके साथ हमको लगता है एक पुणे का जिक्र जरूर करना चाहिए, कुणस्थ ब्राह्मणों का जिक्र, एक समय संघ का वहां पर भी वर्चस्व, और इन सब के बीच वहां पर बीजेपी 39% वोटों के साथ नंबर 1 पर है। कांग्रेस और एनसीपी यहां पर टक्कर दे रही है बीजेपी को, दोनों का गठबंधन एक साथ, और वह भी 39% के साथ, उसे भी उतना ही। शिवसेना यहां पर 13% वोट के साथ आप कहें तीसरे नंबर पर है, और एमएनएस 6% वोट के साथ चौथे नंबर पर है। अब इन्हें आप सीटों में तब्दील कर दें तो बीजेपी के हक में पुणे में 77 से 85 सीट जा रही है, ये एक अनुमान है। कांग्रेस एनसीपी दोनों मिला दें 39% वोट इन्हें भी मिले हैं, लेकिन सीटों का समीकरण दोनों ने सेट किया तो ऐसे में उनके पास 60 से 66 सीट बीजेपी से कम आ रही। बीजेपी अपने बूते यहां पर पुणे में है। शिवसेना 10 से 13 सीट, और एमएनएस या अन्य एमएनएस है 3 से 6 सीट। संजू वर्मा जी, अब सीधा आपसे सवाल, मुंबई, ठाणे, नागपुर, पुणे, आप सबको मिला दीजिए, बीजेपी का कद बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। यह कद का बढ़ना शिवसेना के खत्म होने की मुनादी है क्या? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा। ये कद बढ़ने की जो प्रक्रिया है, ये कल या आज शुरू नहीं हुई, ये 2014 से पहले शुरू हो चुकी थी, और इसके नतीजे 2014 में शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने देखे। मैं शिवसेना को ये याद दिला दूं, ये हमेशा कहते हैं हमारे बिना मुंबई में कोई खड़ा नहीं रह सकता, हम बड़े भाई हैं। बड़े भाई होने का फर्ज निभाइए, पर बकायदा ये तो गौर कीजिए कि लोकसभा चुनाव में मानते हैं मुंबई में 6 सीटों में से 3 आप जीते थे, 3 हम जीते थे, और बराबरी हुई। पर जहां विधानसभा का सवाल है, अक्टूबर 2014 में हुई महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में, इनको मैं याद दिला दूं, हमको 122 सीटें मिली, और शिवसेना का स्कोर कार्ड क्या था? 63। कांग्रेस की तो बात ही छोड़िए, 42 पे आके रुक गए थे वो। तो जो संजय झा जी कह रहे हैं कि मुंबई की जनता जागरूक और समझदार है, हाँ जरूर, और उसके साथ साथ वो ढकोसलेबाजों को भी पहचान लेती है। इसीलिए महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण से कांग्रेस को पछाड़कर नकार दिया है मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने। आते हैं वापस शिवसेना की तरफ,
तो मैं ये बता दूं कि जो गठबंधन टूटा है, ये बड़े सीना ठोक के बोलते हैं शिवसेना के जो नेता हैं, और यहां जो इनके वक्ता भी आए हैं कृपाल कुमार जी, कि भाई हमने शिवसेना हमने इसीलिए बीजेपी से अपना नाता तोड़ा क्योंकि वी बिलीव दैट वी आर द बिग ब्रदर इन दिस अलायंस, और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 227 में से सिर्फ 40-50 या ज्यादा हुआ तो 60 सीटों पर लड़ना चाहिए था। देवेंद्र फडणवीस जी ने सही कहा है, बात 40, 60 या 114 सीट जो हम मांग रहे थे उसकी नहीं है, बात पारदर्शिता पे आके रुकी। गठबंधन टूटने का मुख्य कारण था कि हम ये चाहते थे कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और मुंबई को विकासहीन नहीं, विकास को समर्पित राजनीति मिले। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि गठबंधन में तब ताकाझोंकी होने लगी जब फडणवीस जी ने कहा कि बीएमसी की 4 सालों से ऑडिट नहीं हुई है। प्रसून जी, यह आश्चर्य की बात नहीं, बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि 37,000 करोड़ 37,000 करोड़ का जिसका बजट है वो म्युनिसिपल बॉडी ऑडिट करने से साफ साफ नकार रही है। तो हम ये चुनाव भ्रष्टाहीन, विकास को समर्पित और इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि आगे चल के मराठी मानुष और मराठी अस्मिता ही नहीं, बट मुंबई सबका है, सबका साथ, सबका विकास। ये गुजरातियों का है, ये बिहारियों का है, ये यूपी वालों का है, ये मराठियों का भी है। भ्रष्ट कह रही है, आप कह रही है शिवसेना भ्रष्ट है, जिसके साथ आप सरकार में हैं, अपने समय का इंतजार कीजिए, ये सामना नहीं है, ये आज तक का स्टूडियो है, ये आपकी सामना मैगजीन नहीं है, इसलिए अपना समय का इंतजार कीजिए। ये मैडम को ये नहीं पता है, हमने तो अपना स्कोर 31 से 80 किया है। राज्य में राज कर रही है, जिसका मुख्यमंत्री इस राज्य में है, ऑडिट नहीं किया, ऑडिट करना नहीं करना, जो नेता जो कमिश्नर ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये इन्होंने बीजेपी ने अपना आदमी लाके बैठाला हुआ है, इनका आदमी वहां बैठ के ऑडिट क्यों नहीं कर रहा है? इसका मतलब सरकार क्या देख रही है? जो मुख्यमंत्री इनका बीजेपी का है, ऑडिट नहीं होने की बात कर रही है, तो 4 साल से ऑडिट नहीं करता। आपको इतना, आपको शायद प्रवक्ता जी को ये नहीं पता कि ऑडिट होता है कि नहीं, ऑडिट कौन करता है, ऑडिट करता कौन है, ये इनको अभी तक पता नहीं है कि ऑडिट करने का काम कोई हमारे माननीय नेता उद्धव साहब जी का, मेयर का नहीं होता है, ये ऑफिशियल मैटर होता है। इसमें अधिकारी जो कमिश्नर होते हैं ये ऑडिट करते हैं, उसके लिए क्या टीम आती है और इनको पता नहीं है मैडम को। संजू जी और कृपाल जी, सबसे अच्छा ऑडिट पूरे संजू जी और कृपाल जी, शिवसेना और बीजेपी का मंच थोड़ा ही है, ये मुंबई महानगर पालिका का है। अरे जनाब, आपने इसको भी उसी रूप में बना दिया। ऑडिट ने एक्सेप्ट किया है, जो मैडम को ये नहीं पता कि ऑडिट होता है कि नहीं, अभी मुझे तो आश्चर्य लगता है। ये पारदर्शिता की बात नहीं, पहले विकेट तो आपने है, आप अपने करप्शन आप एक मिनट मैडम रुक जाइए, चाहते हो कृपाल जी एक मिनट रुक जाइए। हमको लगता है कि साहिल, आप मुंबई में लगातार, एक मिनट हमारे संवाददाता भी साहब है, उनको भी बोलने दीजिए। अरे हमारे संवाददाता को तो बोलने दीजिए। साहिल, कोई उपाय नहीं है। संजू जी एक मिनट, ये मंच तो सबके लिए है ना, मतलब ऐसा मत कर दीजिए। हाँ साहिल, मनोरंजन चैनल हो गया आपका। नहीं साहिल, एक बात बताइए, जो इस बात का जिक्र निकला शिवसेना और बीजेपी के भीतर इतनी तीखी तकरार हम देख पा रहे हैं। अब सोचिए रात के 11:30 बज रहे हैं, फिर भी तीखी तकरार है, सुबह होगी फिर तीखी लाइन गड़बड़ाई कहां से है? आपने दोनों का इंटरव्यू किया, फडणवीस का भी इंटरव्यू किया, आपने उद्धव का भी इंटरव्यू किया। साहिल, लगा क्या है बातचीत में के दौर में, क्या ये वाकई स्क्रिप्टेड है या एक मौजूदा वक्त की जरूरत है दोनों अलग अलग हो जाएं? साहिल, ठीक है प्रसून, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वोटिंग हो चुकी है, तो अभी जो चुनाव प्रचार के माहौल में जो जिस तरीके से बातें दोनों पार्टियां कर रही थी वो ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद जिस तरीके का चित्र उभर रहा है, उसके बाद दोनों को साथ में मिलकर मुंबई महानगर पालिका में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी कि किसका पहला मेयर बनेगा, फिर किसका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनेगा। और मुख्यमंत्री हमारे इंटरव्यू में साफ साफ कह चुके हैं कि किसी भी हालत में वो पारदर्शिता के नाम पर ही शिवसेना के साथ जाएंगे अगर चुनाव के बाद इस तरीके की नौबत आती है, तो ये वो कह चुके हैं। अब देखना यह है कि अब वो सचमुच में उस पर जाते हैं कि नहीं जाते। वो ये भी कह चुके हैं कि ऑडिट रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे, उस पर ये देखेंगे कि अगर कोई नेता उसमें शामिल है तो उन पर भी वो कार्रवाई करेंगे। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो नतीजे निकल के आ रहे हैं, साफ लगता है। साहिल,
अमित जी, शाह का जी। इंटरव्यू राहुल कंवल ले रहे थे तो अमित शाह ने कहा अरे चुनाव का मौका है, चुनाव में ये सब होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये फिर मतलब क्या है? नहीं तो ठीक तो हो ही जाएगा प्रसून जी। आप देखिए तो किस तरीके के नतीजे निकल रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका में कोई भी पार्टी ऐसी स्थिति पे नहीं पहुंच रही कि जिसमें अपने बलबूते पर वो सत्ता चला पाएगी। उनको किसी ने का साथ लेना पड़ेगा। अब कांग्रेस का साथ तो वो ले नहीं सकते। दूसरी कोई पार्टी ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचेगी कि Okay. उनके समर्थन में बीजेपी या शिवसेना सत्ता संभाल पाएगी। तो दोनों को तो साथ में आना पड़ेगा। Okay. दूसरी एक अहम बात है कि हमने उद्धव ठाकरे से पूछा कि आपने नोटिस पीरियड कहा हुआ है, तो कब तक ये नोटिस पीरियड रहेगा, तो उसका उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। हमने देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि वो तो नोटिस पीरियड दे रहे हैं, वो जी। बोल रहे हैं कि हमको ऐसा कोई नोटिस मिला ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मेरी सरकार गिरेगी। नहीं, मैंने अगर पूछा इन कि भाई हालातों में एक irrespective मिनट साहिल, अब राजदीप हमको लगता है कि अब दृष्टि को आगे बढ़ाएं। परसों मान लीजिए फैसले भी आ जाएंगे। अब महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा क्या लग रही है? सब कुछ वही 2014 वाले चलने वाली स्थिति में, वैसे ही गठबंधन, वैसे ही तीखा, क्या लग क्या रहा है, क्या होगा? देखिए, एक तो है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे नए चश्मे से दिखना पड़ रहा है। हाँ, आपने बदला भी है। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि एक जमाने में कांग्रेस जो थी वहां की डोमिनेंट पार्टी थी और बाकी पार्टी जो थे विपक्ष के में जितना स्पेस था उसके लिए कंपटीशन, स्पर्धा उनमें होती थी। अब हो गया है कांग्रेस हाशिए पर। मुझे लगता है धीरे धीरे कांग्रेस हाशिए पर हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि अभी भी ऐसे खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में इलाके हैं जहां कांग्रेस और एनसीपी, मराठवाड़ा में भी इलाके और विदर्भ में भी है जहां कांग्रेस की थोड़ी बहुत पकड़ है, लेकिन कमजोर हो रही है। अगर आप कांग्रेस की स्थिति आज देखें और 20 साल पहले देखें, कांग्रेस आज कमजोर हो रही है। एनसीपी जो एक जमाने में पश्चिम महाराष्ट्र उनका गढ़ माना जाता था, वहां भी अगर हमारे रिजल्ट्स सही निकले तो पुणे में और पश्चिम महाराष्ट्र, मराठी मानुष की फिलॉसफी जो शिवसेना लेकर चली वो डाइल्यूट हो गई है। देखिए शिवसेना का प्रॉब्लम है कि शिवसेना मुंबई में, मुझे अभी भी लगता है मुंबई की किंग नंबर 1 पार्टी है, लेकिन वही जो राजनीति है वो अन्य दूसरे भागों में उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। दूसरी तरफ बीजेपी में मैं कहूंगा उनमें एक जोश आया है 2014 के बाद कि हमें न केवल कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है या कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बनाना है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना को भी एक तरह से कमजोर करना है, उनको जूनियर पार्टनर बनाना है। यानी यह फर्क पड़ गया कि अब जो कांग्रेस एक जमाने में डोमिनेंट पार्टी थी, अब बीजेपी बन रही है वहां, और दूसरे पार्टियां विपक्ष के स्पेस को किस तरह से ऑक्यूपाई कर पाए। तो कांग्रेस नागपुर में ऑक्यूपाई करेगी वो स्पेस, एक तरह से शिवसेना मुंबई में कर रही है, पुणे में एनसीपी कर रही है, लेकिन हर जगह में आप देख रहे हैं बीजेपी कहीं ना कहीं उनकी ताकत बढ़ रही है। ये फर्क। एक कमेंट यहां पर संजय झा जी जरूर आपको देना चाहिए, क्या ये खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में भी? अगर आप नहीं इस पे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम तो एग्जिट पोल को अनुमान मानकर चल रहे हैं, क्या खतरे की घंटी आप लोग के लिए, आप लोग हाशिए पर सिमट रहे हैं? देखिए प्रसून जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं पूरा इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी को अभी कड़े तरीके से मुकाबला करना है। हमारे पास एक चुनौती है, लेकिन मैं ये आपको ये भी आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे रफ्तार के साथ ये लड़ाई लड़ रही है। मैं आपको दो चीज राजदीप के बयान पे मैं टिप्पणी देना चाहूंगा। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई, ये बात मत भूलिए कि 2014 तक हम संसद में, लोकसभा में और यहां पर भी हमारी सरकार थी। ये बात सच है कि 2014 में हम हारे, अच्छी तरीके से नहीं हारे, और अभी भी उसके बाद ये पहले चुनाव है। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि जब आप सब चुनावों को एक साथ मिलकर अब 23 तारीख को आप देखिएगा तो आपको इस बात को पूरा आपको सबूत मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है महाराष्ट्र में। हम 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं मजबूती के साथ। वोट देने वाला शख्स जागरूक है। पर आप लोगों ने हम पर ज्यादा उम्मीदें नहीं डाले हैं, मुंबई में भी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत प्रदर्शन देगी। नहीं, बिल्कुल हम तो जागरूक मान रहे हैं वोटर को सबसे ज्यादा, जिस दिशा में जाए। लेकिन अब एक ही सवाल हर जहन में है, शिवसेना और बीजेपी साथ साथ रहेंगे या नहीं? इसी लाइन पे हम शुरुआत करते हैं। बड़ा सीमित वक्त है, कृपाल जी, दोनों साथ रहेंगे? कृपाल तुमाने जी, शिवसेना बीजेपी के साथ रहेगी? देखो, ये तो अभी परसों ही पता चलेगा। मुंबई में तो हमको किसी की जरूरत है नहीं,
और जो बाकी सरकार की बात है उसके बारे में हमारे नेता माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी इसका उद्धव जी फैसला डिसीजन करेंगे। ओके। ये सब बातें 23 तारीख के बाद 23 में तारीख के आपको बाद। 2 दिन अभी वेट कीजिए पुण्य प्रसून जी, 2 दिन बाद आपको पता चले। संजू वर्मा जी, फैसला कौन लेंगे कि शिवसेना के साथ रहना है या नहीं रहना है? देखिए, शिवसेना के साथ रहना या नहीं रहना है, इसका फैसला तो फडणवीस जी जो लेजिस्लेटर्स हैं, अलायंस पार्टनर अभी भी शिवसेना है हमारी, सब मिलकर तय करेंगे। तो प्रवक्ता के नाते मुझे यहाँ बैठ के इस पे टिप्पणी करना ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। बट ये मैं जरूर कहूंगी कि मैं राजदीप से बिल्कुल इस बात पे सहमत नहीं हूं कि शिवसेना मुंबई की, महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद, मैंने आपको कहा, डीमोनेटाइजेशन मैडम मैंने कहा कि आप नंबर 1 पार्टी है महाराष्ट्र में। अरे मैंने कहा बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। 52 सीटें, अरे मैडम मेरी बात सुना करिए। मैंने कहा बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन गई है महाराष्ट्र की, केवल मुंबई की नंबर 1 पार्टी शिवसेना है। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरा अहंकार नहीं, मेरा विश्वास बोलता है कि चुनाव हम जीतेंगे। मेरा अहंकार नहीं, मेरा विश्वास बोलता है कि चुनाव हम जीतेंगे। ये घमंड है आप। और जिस तरह विधानसभा के बाद सरकार हमने बनाई थी, हमारी सरकार को कहीं से कोई नहीं ठीक, कोई थ्रेट नहीं है, हमको कोई नुकसान नहीं है, हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिसको हमारे साथ जुड़ना है वो बेशक जुड़े, जिसको हमारा साथ छोड़ना है वो बेशक यानी छोड़े। राजदीप ने कह दिया कि बीजेपी नंबर 1 होगी तो भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है। चुनाव हो चुके हैं मैडम। नहीं, मुझे कभी कभी डर लगता है कि आज की तारीख में संजू वर्मा चाहती है कि अगर महाराष्ट्र में 227 सीट है मुंबई में, बीजेपी को 228 मिलने वाली है। नहीं ये मैं तो आज इंतजार करेंगे। मैं तो आश्चर्य हो गया हूं कि हम लोग इंतजार करेंगे 23 तारीख का। राजदीप छोड़िए इसे, हम लोग इंतजार करेंगे 23 तारीख का। लेकिन महत्वपूर्ण है ये बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र में जो परिणाम आने वाले हैं उसका इंतजार हर किसी को है, क्योंकि माना जा रहा है आने वाले वक्त की राजनीति महाराष्ट्र उसी दिशा में जाएगी जो जनादेश होगा, जिसके हक में होगा।